आप लोग। वालेकुम सलाम जी, सब ठीक है? ठीक ठाक। जी वालेकुम अस्सलाम। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, आपको कॉन्टेक्स्ट का थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम लोग कोल्ड वॉर के बाद के एक पीरियड को पढ़ रहे थे कि कोल्ड वॉर में एक राइवलरी दो सुपर पावर्स की चल रही थी। तो एक ब्लॉक पॉलिटिक्स और पैलेस ऑफ पावर का एक सिस्टम चल रहा था, जिसमें एक ईस्टर्न ब्लॉक और एक वेस्टर्न ब्लॉक था। तो उसमें यूएस और सोवियत यूनियन आपस में एक दूसरे के साथ एक, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस उस टाइम पे था उसको उसी तरीके से डिफाइन किया जाता था, उसको डिस्क्राइब इसी तरह से किया जाता था कि एक बायपोलैरिटी का एक सिस्टम उस वक्त मौजूद था। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन क्रैश हुई 1991 में, तो उसके बाद फिर जब यूएस एज अ हेजमन और सोल सुपर पावर सामने आया, तो फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस सामने आई, डिफरेंट प्रिडिक्शंस लोगों ने की कि अब सिस्टम किस तरीके से रन करेगा। तो उसमें से एक प्रिडिक्शन या एक एनालिसिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का थीसिस था। ये सैमुअल पी हंटिंगटन he set forth this thesis basically, and then he wrote a book about this as well. So ये पहले फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर इन्होंने एक इनका आर्टिकल द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और ये थोड़ा काफ़ी इसको पजीराई मिली, यही काफ़ी फेमस हुआ, कंट्रोवर्शियल भी काफ़ी था। तो ही लेटर पब्लिश्ड द बुक इन 1996, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल और फेमस बुक है। अभी इसकी रेलेवेंस को इतनी ज़्यादा नहीं रह गई, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डिबेटेड आइडिया है, इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई हैं, और इसमें जो डिबेट है वो दोनों तरफ आपको नज़र आती है। एक तरफ तो ये जिस जगह पे ये पेश किए गए आइडिया, यानी वेस्ट के अंदर और यूएस के अंदर ख़ास तौर पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट हुई, और इसको फिर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी ख़ास तौर पे इस आइडिया को बहुत ज़्यादा एक तरह से काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऑल्दो कि ये एकेडमिक जो एकेडमिक्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जितना आम लोगों ने इस चीज़ को इसको परसीव किया कि देखिए एक प्रूफ है कि जो राइवलरी है ये ईस्ट और वेस्ट की है। जिस तरह से हम मुसलमानों के काफ़ी सारे ऐसे उलमा भी हैं इसमें जिन्होंने इस आइडिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया और लोगों को बताया कि देखें जी, वेस्ट और ईस्ट जो है वो आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं, और ये जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, ये वो पुराना जो सिस्टम था एक क्रूसेड्स का, और उस तरह से जिस तरह से राइवलरी होती थी, तो ये वही चीज़ चल रही है। और देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का ये जो अंग्रेज हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो इस पे एक आपको इसको कह सकते हैं कि एक पॉपुलिस्ट किस्म का रेटरिक इस पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। दो एकेडमिक सर्कल्स में इसको बहुत ज़्यादा कुछ यानी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कुछ इसमें ख़ास तौर पे जो रोल था 9/11 का, वॉर ऑन टेरर का, वो भी बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह से भी फिर काफ़ी ज़्यादा इसको एक प्रोमिनेंस हासिल हुई थी इस थीसिस की। सो बुनियादी इसका पॉइंट क्या था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थीसिस का या आइडिया का, वो ये था कि अभी जो ये राइवलरी ख़त्म हुई है, इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होगी, उसमें जो आपस में क्लैश होगा वो ना तो आइडियोलॉजिकल होगा, ना वो मटेरियल होगा, और ना ही इकोनॉमिक होगा। यानी तीन मेजर थ्योरीज हैं। मटेरियल की थ्योरी क्या, इसमें कौन सी थ्योरी है? रियलिज्म की थ्योरी, और साथ में लिबरलिज्म, दोनों मटेरियल एस्पेक्ट्स के ऊपर बिलीव करती हैं। आइडियोलॉजिकल आइडियाज और नॉर्म्स वैल्यूज, खैर नॉर्म्स वैल्यूज तो इसके अंदर फिर भी आ ही जाते हैं, लेकिन बहरहाल कंस्ट्रक्टिविज्म की किसी हद तक इसमें नेगेशन हो जाती है। और फिर इकोनॉमिक जो एक लिबरलिज्म का एक मेन आइडिया है इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का थीसिस ये कहता है कि ये तीनों जो है इसके ऊपर आगे क्लैशेस नहीं होंगे, इसके ऊपर राइवलरीज नहीं बनेगी, बल्कि कल्चरल इश्यूज के ऊपर आगे जो है वो राइवलरीज बनेंगी। कल्चरल को आप अगर मोटे अल्फाज में कहें तो आप इसको रिलीजियस भी कह सकते हैं, बट आपने ये ज़हन में रखना है कि कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर रिलीजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो रिलीजन के ऊपर ही हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। हम एज अ मुस्लिम, हम अपने आप को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, और इस्लाम के साथ हम अपनी सिविलाइजेशन को एक मुस्लिम सिविलाइजेशन के तौर पे देखते हैं।
और रिलीजन को हमारा एक प्राइम अहमियत हासिल है, लेकिन हर सिविलाइजेशन ज़ाहिर है इस तरीके से नहीं देखती। तो कल्चरल का मतलब ये है कि जो भी सिविलाइजेशन एक है उसके एक शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ्स, हिस्ट्री होगी, उसके ऊपर बेस्ड आपस में कल्चरल इश्यूज के ऊपर फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी। इस जो बुक थी इसके अंदर सैमुअल पी हंटिंगटन ने 8 डिफरेंट सिविलाइजेशंस का जिक्र किया था, जिसमें जो मेजर 3 सिविलाइजेशंस थी जिसके ऊपर इसने ज़्यादा बहस की थी वो वेस्टर्न, इस्लामिक और कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशंस थी। इसने जापानीज, हिंदू, स्लेविक ऑर्थोडॉक्स, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन का भी जिक्र किया था। अफ्रीकन का डायरेक्टली जिक्र नहीं किया था, बहरहाल एक लूज टर्म्स के अंदर अफ्रीकन सिविलाइजेशन, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत एक वास्ट एक कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे डिफरेंट आपको नजर आती हैं चीज़ें डिफरेंट। सो इसने कहा था कि ये बाकी जो सिविलाइजेशन है ना, जैसे जापानीज सिविलाइजेशन है या हिंदू सिविलाइजेशन है, ये जो लैटिन अमेरिकन है या जो स्लेविक ऑर्थोडॉक्स हैं, ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मर्ज भी हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है ना वो उसमें एसिमिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है कल्चर की। ये एक काफ़ी विसिनिटी के अंदर रह भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो लैटिन अमेरिकन कल्चर है और जो अमेरिकन कल्चर है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है और आपस में उनकी लड़ाइयाँ ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन उसने कहा था कि ये जो दो मेन कल्चर है ना, एक इस्लामिक और एक कन्फ्यूशियन कल्चर जो है वो चाइना का कल्चर, उसने यानी चाइनीज सिविलाइजेशन को उसने कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन का नाम दिया। तो उसने कहा कि ये जो दो सिविलाइजेशंस हैं ये प्रॉब्लमैटिक हैं हमारे लिए, वेस्ट के लिए। एक जो हमारी जुडियो क्रिश्चियन एक सिविलाइजेशन है जिसकी अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता एनलाइटनमेंट भी आ जाती है, उसके अंदर डिफरेंट आपकी जो लिबरल वैल्यूज हैं वो भी आ जाती हैं और क्रिश्चियन वैल्यूज भी उसके अंदर आ जाती हैं, जुडियो क्रिश्चियन वैल्यूज। ये जो तहजीब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका जो एक उसका रिलीजियस जो कॉन्टेक्स्ट है उसको जुडियो क्रिश्चियन कहा जाता है आम तौर पे। तो उसने कहा था कि ये जो 3 सिविलाइजेशंस हैं इनका मेजर फ्यूचर में क्लैश होने वाला है। सो वेस्टर्न, इस्लामिक और कन्फ्यूशियन 3 स्टेट्स आपस में फ्यूचर में लड़ेंगी। जो आगे की लड़ाइयाँ होंगी उसके नज़दीक ये था, उसने कहा कि मेजर पावर्स आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगी, आपस में स्टेट्स आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगी, ये कल्चर की लड़ाई होगी। एक सिविलाइजेशन स्टेट, इसके बाद कुछ लोगों ने इसको नाम दिया कि सिविलाइजेशन स्टेट इमर्ज कर रही है, जैसे और उसको सबूत के तौर पे कहते हैं, देखिए जी इंडिया एक सिविलाइजेशन के तौर पे इमर्ज कर रहा है लेकिन वो सिविलाइजेशन स्टेट बन रहा है। इसी तरह चाइना भी अपनी जो स्टेट है उसको एक सिविलाइजेशन के साथ जोड़ रहा है, तो देखें वो भी एक सिविलाइजेशन स्टेट के तौर पे इमर्ज कर रहा है। तो इस पर हम क्रिटिक देखेंगे और देखेंगे कि क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के थीसिस के अंदर। सो इसमें जो मेजर थीम्स थे वो इसने क्या क्या बताए थे। उसने ये कहा था कि जो अब सुपर पावर्स की राइवलरी है वो तो ज़ाहिर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सुपर पावर्स अब एक ही रह गई है, तो अब वो उस तरीके से तो कॉन्फ्लिक्ट अब है नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कॉन्फ्लिक्ट उसके नज़दीक एक इनहेरेंट क्वालिटी है इंटरनेशनल सिस्टम की, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, लेकिन उसकी एक रीज़न डिफरेंट हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। सो उसके नज़दीक स्टेट की एक्टर नहीं है। सैमुअल पी हंटिंगटन के नज़दीक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के आइडिया में आपको स्टेट एक की एक्टर के तौर पे नज़र नहीं आती। अगेन मैंने आपको कहा सिविलाइजेशन स्टेट भी अगर है तो वो सिविलाइजेशन का एक इंस्ट्रूमेंट स्टेट बन रही है, स्टेट इटसेल्फ कोई खास मेजर या की एक्टर नहीं है। तो ये किस चीज़ को नेगेट यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली हो गया, रियलिज्म को इसने नेगेट किया। रियलिज्म ये कहता है कि स्टेट ही की एक्टर होती है, लेकिन इसने कहा नहीं, ये कल्चर जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट एक वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो जो मेन चीज़ है वो यही होगी कि आपकी जो सिविलाइजेशंस हैं उनकी एक यानी स्टेट्स उनके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा एक या 2-3 स्टेट्स मिलके और एक सिविलाइजेशन को यानी इकट्ठा होकर और उस तरीके से भी वो उसको बढ़ा सकते हैं। सो ये 8 जो सिविलाइजेशंस थे वो मैंने आपको बता दी। फिर इसने कहा कि ये जो आइडेंटिटी है ये नहीं इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आइडेंटिटी आपने मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लोगों ने कहा कि हम जर्मन हैं, हम फ्रेंच हैं, या हम जापानीज हैं, या हम चाइनीज हैं। तो ये इस तरीके से आइडेंटिटी नहीं होगी, यानी स्टेट के ऊपर बेस्ड नहीं होगी आइडेंटिटी, बेस्ड होगी कल्चर के ऊपर। आपकी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, आपकी हिस्ट्री क्या है 1000 साल पीछे अगर आप देखते हैं तो उसमें जो आपकी एक जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को,
वो ज़्यादा मैटर करेगा। स्टेट्स उसका एक ये कह सकते हैं ये समझने के लिए कि स्टेट्स तो एक बिल्कुल रीसेंट फिनोमेना है, इसको अभी 100 साल भी नहीं हुए, 50 साल हुए हैं ज़्यादा नेशन स्टेट सिस्टम को एक प्रॉपरली अपनी इस जो मौजूदा फॉर्म है इसमें डेवलप होने में। तो उसने कहा था कि ये जो कल्चरल और रिलीजियस जो बॉन्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये ही असल आइडेंटिटी होती है किसी भी कौम की, किसी भी खत्ते में रहने वाले लोगों की, और दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो अपनी उस शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी के साथ ज़्यादा होती हैं। वो ज़्यादातर अपने आप को आइडेंटिफाई रिलीजन के साथ या अपने हेरिटेज के साथ ज़्यादा करते हैं, स्टेट के साथ उस तरीके से आइडेंटिफाई वो नहीं करते। फिर उसने कहा कि दोनों या तीनों, अगर आप मेजर जो मैंने आपको 8 बताई, लेकिन उसमें जो उसने 3 को आइडेंटिफाई किया, उसने कहा कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं। ये को एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि एक का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं दूसरी उसको नेगेटिव चीज़ समझती है, और जो दूसरी की पॉजिटिव है पहली उसको नेगेटिव चीज़ समझती है। सो इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके वैल्यूज़ में, इनके बिलीव्स में, इनके नॉर्म्स में, इनके इंटरेस्ट्स के अंदर भी। यानी और इंटरेस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेट बट इंटरेस्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। अगेन आपने सिविलाइजेशन को एक की एक्टर समझना है। इंटरेस्ट की यहाँ पे बात ज़रूर की गई है, लेकिन बार बार मैं आपको ये इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आपने रियलिज्म के साथ इसके इस थीसिस के ऊपर एक जो एतराज़ था वो ये भी था कि ये असल में रियलिस्ट थीसिस को एक नई लुक दे के पेश कर दिया गया है। तो बहरहाल इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सिविलाइजेशन को एक की एक्टर के तौर पे समझता है, ये स्टेट को की एक्टर नहीं समझता। सो ये जहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वैल्यूज बिलीव्स की बात कर रहा है, तो ये सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म से भी थोड़ा सा ये हटके है। सो और ये कहता है कि ये जो आपस में इनके इख्तलाफात हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये ज़रूर एक न एक दिन इनके अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि ये आपस में अब लड़ाई इनकी होगी। एक उसमें लाइन उसने लिखी थी कि द फॉल्ट लाइंस ऑफ द सिविलाइजेशंस विल बी द बैटल लाइंस ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर की जो बैटल लाइंस हैं, बैटल लाइंस का मतलब ये है कि आप किस के साथ खड़े हो, किस तरफ से खड़े हो, आपने किस फॉर्मेशन का साथ दिया है, किसके खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि फॉल्ट लाइंस जो है वो सिविलाइजेशंस के आपस के जो की डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से अब आगे डिसाइड होंगी कि किसने किसके साथ लड़ाई करनी है और किसने किसके साथ आपस में कोऑपरेट करना है। यानी सिविलाइजेशंस के जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा मैटर करेंगे। फिर उसने ये कहा कि जाहिर है वो एक वेस्ट का स्कॉलर था, यूएस का वो स्कॉलर था, तो उसने अपने हिसाब से ही बात करनी थी, उसने अपने इंटरेस्ट्स को भी देखना था और अपने यानी एक लेंस जो उसका था, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था। तो उसने डिक्लेयर किया कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट जो है वो एक फिनोमेना हमारे सामने आने वाला है। और वेस्ट वर्सेस रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेस्ट होगा और बाकी सारी सिविलाइजेशंस के साथ वेस्ट को हर जगह लड़ाई करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये था, अगेन उसने 3 स्टेट्स को जब 3 सिविलाइजेशंस को जब उसने आइडेंटिफाई किया तो उसने कहा कि ये जो बाकी सिविलाइजेशंस हैं ये वेस्ट के साथ चल सकती हैं। और उसने मिसाल दी चाइनीज कल्चर की, या चाइनीज जापानीज कल्चर और जापानीज सिविलाइजेशन की उसने मिसाल दी। उसने कहा कि देखिए इन्होंने डेमोक्रेसी को भी अडॉप्ट कर लिया है, इन्होंने कैपिटलिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया है, ये हमारे साथ भारत भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पिछले इतना अरसे से हमारे साथ ये इनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, हार्म नहीं है हमारे और इनके दरमियान में। इसी तरह जो हिंदुइज्म की सिविलाइजेशन है उसके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ। लैंग्वेज भी काफ़ी मिलती जो है, मतलब शेयर्ड लैंग्वेज भी है, इंग्लिश इंडिया के अंदर भी बोली जाती है। इसी तरह इंडिया के लोग वेस्ट के अंदर काम भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता आपको हिंदू सिविलाइजेशन और वेस्ट की जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो 2 मेजर सिविलाइजेशंस हैं ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक इस्लामिक वर्ल्ड और एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और होगा ये कि यूएस और यूरोप और के एलाइज वर्सेस दीज 2 सिविलाइजेशंस, ये इस तरीके से एक सिलसिला बनेगा। और उसका ये ख्याल था कि ये जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ मिल के वेस्ट और इसके एलाइज के साथ लड़ाई करेगी। यानी ये 2 सिविलाइजेशंस के एक ब्लॉक्स बनेंगे और दीज ब्लॉक्स विल बी बेस्ड ऑन सिविलाइजेशंस रादर देन ऑन स्टेट्स। तो इंटरेस्ट्स होंगे सिविलाइजेशंस के, तो एक तरफ चाइनीज़ और मुस्लिम सिविलाइजेशन होगी और दूसरी तरफ वेस्ट और उसके साथ जिनकी एक बनती है, एक सोच मिलती है, जिनके साथ वो चल सकते हैं, जिनके साथ को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, वो सारे एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ ये 2 सिविलाइजेशंस होंगी।
उसमें फिर उसने कुछ डिफरेंट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस भी दी कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसने ये भी कहा कि एक वेस्ट और इस्लाम की भी आपस में लड़ाई हो सकती है, और वेस्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन की भी आपस में लड़ाई हो सकती है, और इसके अलावा इस्लाम और क्रिश्चियन जो ऑर्थोडॉक्स हैं यानी क्रिश्चियनिटी के साथ भी इस्लाम की एक लड़ाई हो सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज भी उसने बताए। एक इस्लाम के बारे में उसने थोड़ा-सा डिस्क्राइब ये किया, उसने कहा कि क्यों ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस्लाम ख़ास तौर पे। एक तो उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत करीब है हमारे यूरोप के, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा करीब हैं। तुर्की और बाकी जो इराक, सीरिया वग़ैरह, ये यूरोप से काफ़ी करीब इनकी एग्ज़िस्टेंस है, तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर इनके अंदर एक मिलिटरिज़्म की एक कह लें कि फ़िलॉसफ़ी को ये फ़ॉलो करते हैं। ये जिहाद के इनकी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, इनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, उनके अंदर ये उनको बताया जाता है कि आपने दुनिया को फ़तह करना है, आपने एक्सपैंड करना है दुनिया को, और पूरी दुनिया में इस्लाम का ग़लबा, और ये चीज़ें उसने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर उसने कहा कि ये अडेप्टेबिलिटी नहीं है मुसलमानों के अंदर। मुसलमान अगर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और वो यूरोप में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो चीज़ें नहीं करते जो यूरोपियंस कर रहे होते हैं। वहाँ पे जाके उनको ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, या जो उनका खाने-पीने की जो उनकी चीज़ें हैं, उस पे वो उनको बहुत मसला होगा। वो हमेशा अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कीप करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये फिर अडेप्टेबिलिटी का इश्यू है, ये हमारे साथ नहीं चल सकते। फिर उसने कहा कि इनकी कोई कोर स्टेट नहीं है, ख़ास तौर पे यानी मुसलमानों की कोई कोर स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से फिर इनको कोई सँभालने वाला उस तरीके से नहीं है कि एक जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकें, या जिनको आप कहें कि जी आप ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करें। तो ये एक इसलिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और आखिरी चीज़ उसने ये कही कि इनकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन, और जो इनकी यूथ का एक यानी एज है वो ज़्यादा है, तो परसेंटेज के हिसाब से, और जो इनकी वो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये फिर एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। सो उसने क्या कहा, पॉलिसी उसने क्या प्रिस्क्राइब की कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। पहले तो उनको टाइट इमिग्रेशन पॉलिसी रखनी चाहिए। जो भी बाहर से आ रहे हैं मुसलमान, उनको रोकें, उनको अपने मुल्कों के अंदर दाखिल बिल्कुल ना होने दें। अगर ये आपके मुल्कों के अंदर दाखिल होंगे तो ये आपके मुल्कों के अंदर एसिमिलेट नहीं हो सकेंगे। ये आपके मुल्कों के अंदर अपने कल्चर को फैलाने की कोशिश करेंगे, अपने रिलीजन को फैलाने की कोशिश करेंगे। ये आपके कल्चर को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप एक तो टाइट इमिग्रेशन पॉलिसी आप रखें, साथ ही आप सिर्फ उनको इमिग्रेशन की इजाज़त दें जो एसिमिलेट हो सकते हो, जिनके बारे में आपको लगे कि ये आपके कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, ये आपके कल्चर का हिस्सा बन जाएंगे, और इनकी वैल्यूज़ नॉर्म्स उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये आपके मुल्कों में भी आके अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों को आप आने दें और उनको एसिमिलेट करें, उनको उनका कल्चर आप अपने उसके अंदर शामिल कर लें, और उन्हें अपने यानी कल्चर का हिस्सा बना लें, और जो उनका कल्चर है उसको आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दें। फिर उसने कहा अमेरिकनाइजेशन। अमेरिकनाइजेशन का एक मतलब ये है कि आप पूरी जो आपकी एलाइज हैं वो सारे के सारे एक ख़ास उसका उनकी सोच एक जैसी ही हो, और वो एक ख़ास उसी यानी एक लीडर के पीछे चलने वाले हों, और जो सिस्टम्स अमेरिका ने बनाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जो सिस्टम्स अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, एलाइज के अंदर भी वही होने चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद एंटी मल्टी कल्चरलिज्म, ये इन्होंने कहा, इसने ये कहा सैमुअल पी हंटिंगटन ने, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं उनको अलाउ करने की कि वो अपना कल्चर प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जी मल्टी कल्चरल सोसाइटी हमें चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जितना इनको रोक सकते हैं उनको रोकें। फिर इसने साथ में ये भी कहा कि आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होना चाहिए। आपको ये नहीं कभी भी सोचना चाहिए कि देखिए हम इस वक्त आगे हैं तो बस ठीक है, हम चल रहा है सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, और हर हाल में अपने आर्म्स को भी अपने बहुत ज़बरदस्त करके रखना है, आपने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़बरदस्त आपने रखना है, हर चीज़ यानी आपने
तैयार रखनी है और साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में बिल्कुल भी आपने इनको अपने करीब नहीं आने देना। जाहिर है 2 स्टेट जो उसने सिविलाइजेशंस बताई उसमें चाइना भी है और उसके अंदर इस्लामिक सिविलाइजेशन भी है। फिर एक चीज उसने ये भी कही कि आपको नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रखनी चाहिए। यानी ये जो चीज अमेरिका ने की इराक के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, इस चीज को और जो बाकी भी अरब स्प्रिंग और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई और सोशल इंजीनियरिंग की और सोशल चेंज की बात की गई अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, तो सैमुअल पी हंटिंगटन वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। ही वांटेड यूएस टू बी अलूफ एंड ही वांटेड द पॉलिसी मेकर्स टू फोकस ऑन इंटरनल मैटर्स ओनली, कि आपको कोई जरूरत नहीं है आप फोकस करें कि आपने इंटरफेयर करना है दूसरों के मामलात में, जैसे वो चल रहे हैं वो चलते रहे। वहां पे अगर वुमेन राइट्स के इशू हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, अगर वहां पे इकोनॉमी के इश्यूज हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, वहां पे एजुकेशन नहीं है, जो भी है वो अगर जिस हाल में वो हैं उनको आप उनको छोड़ दें। बस ये करें कि उनको अपने मुल्कों में ना आने दें और उनसे ताल्लुकात को यानी एक हद तक रखें, उनके मुल्कों के अंदर इंटरफेयर ना करें। जब उनके मुल्कों के साथ आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो ये फिर आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी। फिर उसने कहा कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप को आप फरोग दें। अमेरिका और यूरोप के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये एक सिविलाइजेशन है जो हमारी आपस में मिलती है। सो अमेरिका, यूरोप और साथ में फिर क्योंकि यूरोप के अंदर और जब वेस्ट की बात की जाती है तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है। इवन दो जियोग्राफिकली इट्स नॉट लोकेटेड इन द वेस्ट बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेस्टर्न कंट्री। उसने कहा कि आपको इन सारे जो आपके एलाइज हैं, ये जो डे क्रिश्चियन खास तौर पे इनको आपने इकट्ठा करना है और एक पार्टनरशिप आपकी होनी चाहिए और उसको आप मजबूत करें, इसको आप कभी भी कमज़ोर ना होने दें। फिर आप लिमिट करें इस्लामिक और कॉन्फ्यूशन स्टेट्स, यानी इसने कहा कि आपको हार्ड को रियलिस्ट पॉलिसी यहाँ पे अपनानी चाहिए और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनकी सपोर्ट करें। आप इनकी इकोनॉमी को तबाह करें, इनके कल्चर को कम से कम फलने फूलने दें, इनकी स्टेट्स को कमज़ोर करें। और बाकायदा उसने ये चीज़ कही कि आप इनको जितना कमज़ोर कर सकते हैं इनको कमज़ोर करें, इनको बिल्कुल स्ट्रेंथन ना होने दें। ये आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इनको एज अ थ्रेट ही आप डील करें और बिल्कुल ये ना सोचें कि हमने कुछ अखलाकियात का ख्याल करना है या हमने कोई किसी का भला करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इनको अभी इसी वक्त इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है इनकी एक्सपेंशन को या इनकी ग्रोथ को लिमिट करें, इनकी इकोनॉमी को भी रोकें फलने से या उसको तरक्की करने से। फिर साथ ही उसने ये भी कहा कि इनके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। उसने कहा कि सुन्नी शिया फसादात को आप एक्सप्लॉइट करें, सुन्नी शिया जो इख्तिलाफात हैं आप उनको एक्सप्लॉइट करें और उसके अलावा जो मुल्कों के आपस के मुसलमान मुल्कों के आपस के इख्तिलाफात हैं उनको एक्सप्लॉइट करें और जो इस्लामिक और कॉन्फ्यूशियन स्टेट्स सिविलाइजेशन के दरमियान में जो यानी इख्तिलाफात हैं या जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। यानी विद इन इस्लामिक सिविलाइजेशन भी आप फूट डालने की कोशिश करें और विदाउट इस्लामिक सिविलाइजेशन यानी इस्लामिक और कन्फ्यूशन स्टेट्स के दरमियान में भी आप इसी तरह की पॉलिसी रखें ताकि आप इनको मजीद इकट्ठा ना होने दें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग करके रखें। अब ये इसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम शायद आपको फील होगी, मैं तो उसको प्रॉब्लम ही कहूँगा। क्या आपको लगता होगा ये बातें सुन के कि देखिए ये तो सारी बातें बिल्कुल सच हैं। देखिए हमेशा वेस्ट ने ऐसे ही तो किया है, शुरू से ही वो यही काम करते आए हैं। वो क्रूसेड्स भी उन्होंने स्टार्ट की थी और हमेशा उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हमें वो लड़ाते हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने चीज़ों को क्रिटिकली देखना है कि ये देखें ये सारी बातें हवाई भी तो हो सकती है ना, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है आपने ये अगर ये सुनी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा उलमा भी इस तरह की बातें करते हैं, मुसलमानों में ये चीज़ें एक फैली हुई हैं इस तरीके से, कुछ यानी मिसट्रस्ट भी है, फियर भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये बातें ठीक हैं भी सही है नहीं। आपने ये नहीं कहना कि देखिए इतनी ज़बरदस्त बातें इसने कह दी हैं, ये तो वाकई सारी की सारी बातें सच हैं, ये तो सब कुछ जाहिर नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसके ऊपर क्रिटिक क्या थी, और क्रिटिक काफ़ी ब्रॉड थी, उसमें डिफरेंट काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म किया हुआ है। पहली जो सबसे बड़ी क्रिटिक इसके ऊपर थी वो तो ये था कि आपने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है सारी कम्प्लेक्सिटीज़ को। आपने एक इतना बड़ा मुद्दा इकट्ठा कर दिया है कि आपने कहा कि जी दुनिया में तो सिर्फ 3-4 ही सिर्फ सिविलाइजेशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और बाकी तो कुछ है ही नहीं। आपने सारे कल्चर्स को आपने सारा इकट्ठा कर दिया। आपने अगर आप सिर्फ हिंदू सोसाइटी को देखें तो उसके अंदर इतनी मल्टी
कल्चरल वैल्यूज हैं डिफरेंट, उसके अंदर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उसके अंदर अपने डिफरेंट देवता हैं, उनके अपने बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं। यानी हिंदुइज्म खुद एक बहुत ज्यादा एक मल्टी कल्चरल एक मोज़ेक है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज और एक इट्स अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो आपने उस पूरे को इकट्ठा कर दिया, उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी, आपने उसको भी ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर आपने वेस्ट को इकट्ठा कर दिया, वेस्ट के आपस में इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं वो आपने निकाल दिए हैं। आपको ये नहीं पता कि इस्लाम को आपने पूरे का पूरा एक सिविलाइजेशन करार दे दिया है, लेकिन दो मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर तो बैठ नहीं सकते। ईरान और सऊदी आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते। इसी तरह मलाइशिया है तो वो कहाँ पे है, दुनिया के एक किनारे पे, और इंडोनेशिया है तो उनकी एक अपनी ही कल्चर है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं होता दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। लेकिन आपने उनको भी इकट्ठा करके बांध दिया है कि गठरी में, और सबको ये आपने कह दिया कि ये सारे के सारे इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्से हैं और इनका सबका एक ही एम है कि वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो ये कैसी आपने एक फजूल बात की है कि आपको हर मुल्क अपना दुश्मन सिर्फ इस बेस पे कि वो मुस्लिम है। आपके जो सऊदीया के ताल्लुकात हैं वो तो उसके साथ यूएस के साथ ज़्यादा बेहतर हैं, इवन ईरान के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात सऊदीया के नहीं है जितने सऊदीया के ताल्लुकात यूएस के साथ इतने अच्छे हैं। सो आपने इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कि आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा यानी भुला दिया, आपने सारी चीज़ों को आपने साइड पे कर दिया। ना आपने ये देखा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ना आपने इकोनॉमी का देखा, ना आपने इंटरेस्ट को देखा, ना आपने स्टेट्स को देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक बस एक कह दिया कि जी ये सारे के सारे एक ही हैं, ये सब एक ही मतलब एक जैसे ही हैं सारे, तो इन सब के साथ एक ही तरीके से पेश आओ। तो ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सिटीज का एक इसके ऊपर क्रिटिक है जो कि बहुत एक वैलिड क्रिटिक है। फिर दूसरी चीज़ कि आपके पास आपने डिफाइन किया सिविलाइजेशंस को, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हिंदुइज्म भी एक सिविलाइजेशन है। जब हिंदुइज्म की बात आती है तो उसके अंदर नेपाल, दुनिया में नेपाल वाहिद हिंदू स्टेट है, और इंडिया जो है वो एक मल्टी कल्चरल और सेकुलर अपने आप को हमेशा से कहता रहा है, लेकिन आपने उसको एक सिविलाइजेशन बना के इकट्ठा करके आपने एक बोरी में बंद करके पेश कर दिया। इसी तरह पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन को आपने डिफाइन कर दिया। पहले बताएं कि आपने अफ्रीका के अंदर जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अफ्रीका के अंदर शामिल किया या इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर शामिल किया है? आपने टर्की को आप किस साइड पे रखेंगे कि आपने टर्की एक अपना एक उसकी सिविलाइजेशन है, टर्किश सिविलाइजेशन एक, वो अपने आप, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका लिबास भी काफ़ी फ़र्क है, उनकी जियोग्राफी डिफरेंट है, उनकी हेरिटेज डिफरेंट है, सारी चीज़ें वो अपने आप को टर्किक ऑरिजिन का कहते हैं, लैंग्वेज सारी चीज़ें। और जो अरब्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब आपने दोनों को इकट्ठा कर दिया तो आप सिविलाइजेशन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? If you are defining civilization on the basis of religion, then you cannot say that Western civilization is one civilization because there are different religions in the West. तो आप किस तरीके से आपने जापान को भी साथ मिला दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी साथ मिला दिया, फ्रांस को मिला दिया जो कि एक सेकुलर और लिबरल कंट्री है। तो आपने डिफाइन किया सिविलाइजेशंस को, लेकिन आपकी डेफिनेशन ही कोई वेग है, उसमें कोई समझ ही नहीं आ रही कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस हैं, किस क्राइटेरिया के ऊपर आपने सिविलाइजेशन को डिफाइन किया। ये भी एक प्रिसीजन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक जो एक इसके अंदर जो एक जाहिर है जब आपने एक चीज के ऊपर इतनी बड़ी बहस कर दी है लेकिन उसकी डेफिनेशन ही फ्लॉड है, तो फिर उसका एनालिसिस कैसे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा? तो इसलिए एनालिटिकल इसका जो वर्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा नहीं समझा गया उस तरीके से। एनालिटिकली क्रिटिकली ये थ्योरी अपने जो टेस्ट्स हैं उनको पास नहीं कर पाती थी। फिर जो एक सब नेशनल और सुप्रा नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। सब नेशनल की मैंने आपको मिसाल दी कि मिसाल जिस तरह इंडिया की मैंने मिसाल दी, पाकिस्तान की अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सब नेशनल डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपने उनको इग्नोर कर दिया है। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। इस्लामिक स्टेट के अंदर या इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर कितनी सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं? उसके अंदर इंडियंस हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं, उसके अंदर मलेशियंस हैं, उनके अंदर इंडोनेशियंस हैं, उनके अंदर टर्किक हैं, उनके अंदर अरब्स हैं, अफ्रीकन्स हैं। तो आपने जो है वो इन सारी जो नेशनैलिटीज़ हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनका बड़ा रोल रहा है, आपने इन सब को इग्नोर कर दिया और आपने सुपर नेशनल आइडेंटिटीज़ को भी इग्नोर कर दिया। काफ़ी सारी ऐसी भी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटीज़ हैं जो कि इस तरह से छोटे पैमाने पे उनको नहीं देखा जा सकता, उनको एक उनकी बड़ी यानी एक शनाख्त है, एक ओवरऑल एक उनको देखा जाता है। मिसाल के तौर पे
अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप अपनी एक एज अ यूरोपियन भी वो अपनी एक शनाख्त के तौर पे लेते हैं, और साथ में उनकी एक सब नेशनल भी एक कैटेगरी है। तो आपने बिल्कुल ही इस तरीके से इनको इग्नोर कर दिया और आपने कहा कि नहीं, ये एक ही सिविलाइजेशन है और सारे एक जैसे हैं। फिर आपने डाइवर्सिटी की मैंने आपके सामने बात की कि डाइवर्सिटी सारी की सारी आपने इग्नोर कर दिया। आपने कहा जी सारे एक जैसे हैं। इसका एक मोनोलिथिक, आपने मोनोलिथिक का मतलब होता है जिस तरह एक मोनोलिथ पत्थर होता है कि आपने उसको एक इकट्ठा करके और जोड़ के आपने लोगों के सामने पेश कर दिया है। एक ऑल्दो कि ये सारे के सारे इनके अपने कलर्स हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटीज हैं, इनकी अपनी बहुत सारी चीजें इनकी अपनी हैं, आपने उन सबको इग्नोर किया, मोनोलिथिक एक्सप्लेनेशन दी और सबको एक ही गठनी के अंदर बांध दिया आपने। उसके बाद फिर प्रिडिक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बड़ी एक मुश्किल काम है। तो अगर आपने करना हो, प्रिडिक्ट करना हो चीज़ों को, तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि जी ये चीज़ मैं बता रहा हूँ और ये ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और आपने कह दिया कि जो सिविलाइजेशंस हैं उनके जो दरमियान में लाजमी झगड़ा होगा ही होगा, तो ये एक बहुत बड़ा दावा है जो आपने कर दिया। और इस दावे की जो बेसिस हैं वो भी आपकी मैंने जिस तरह पिछले पॉइंट में आपको बताया कि एनालिसिस ही आपका वीक हो गया, जब आपने असम्पशंस ही आपकी थोड़ी सी वीक थी, और खास तौर पे डेफिनेशन ही आपकी सिविलाइजेशन की वीक थी। तो आपने डिफाइन ही नहीं सही तरीके से किया सिविलाइजेशन को, लेकिन आपने दावा कर दिया कि ये आपस में लड़ाई करेंगे। तो ये इस तरीके से फिर एक वीक आपकी प्रिडिक्शन बनती है। और साथ में जब आप कह रहे हो कि ये लाजमी है, इनेविटेबल है, तो ये तो फिर बहुत मुश्किल एक बात होगी। और फिर डिटर्मिनिस्टिक आपने एक अप्रोच दे दी कि इसमें और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको मानना एक तरीके से मुश्किल है। एक तरफ इसको मानना भी मुश्किल है, दूसरा इसके अंदर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की भी एक बात है। यानी आपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ जिसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, आपने उनको इतना ज़्यादा एक तरह से ब्रेन वॉश किया, या उनको इतना ज़्यादा आपने ये पॉइंट्स परस्यू करने के लिए दे दिए कि हो सकता है वो उस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर वाकई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये वेस्ट के अंदर भी लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मुसलमानों के अंदर भी काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के हवाले दिए कि देखें वेस्ट हमारे साथ लड़ाई करने के लिए रेडी है। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली एक बात आ जाती है कि आपने एक प्रिडिक्शन कर दी और उसका एक चेन रिएक्शन स्टार्ट ऐसे हुआ कि वो आपस में उसका वाकई वो बात सच साबित हो ही गई, इवन दो कि वो इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद आपने रोल ऑफ नेशन स्टेट्स आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसमें मैंने आपको डिफरेंट मुल्कों की अभी मिसालें दी हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी करती हैं जो आपको बिल्कुल यानी वो अपने इस्लामिक सिविलाइजेशन से बिल्कुल हट के होती हैं। मिसाल के तौर पे जब 9/11 हुआ, वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई, तो पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने अपने बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान का साथ दिया, या पाकिस्तान ने एक सुपर पावर का साथ दिया? पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट्स की फिक्र थी। जब पाकिस्तान को लगा कि हमारे इंटरेस्ट्स जो हैं वो सिर्फ इस तरीके से ही बच सकते हैं अगर हम अमेरिका का साथ दें, तो उन्होंने बिल्कुल अमेरिका का साथ दिया, और अफगानिस्तान में जो उस वक्त की हुकूमत थी उसका साथ उन्होंने नहीं दिया। उस वक्त के जो लोग पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे थे उनको यहाँ से वापस जाने का कह दिया गया, और पाकिस्तान ने एज एन अमेरिकन एलाय वॉर ऑन टेरर के अंदर शिरकत की। इसी तरह बाकी नेशन स्टेट्स, टर्की हो जाए, सऊदी अरेबिया हो जाए, मलेशिया, इंडोनेशिया की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इनका एक अपना रोल है, और ये अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करने में अक्सर मुसलमानों का ख्याल नहीं करते। अभी सऊदी अरब की डील्स हो रही हैं G20 में इंडिया के साथ, तो क्या सऊदी अरब ये देख रहा है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, तो मैं $50 बिलियन इनको दे देता हूँ ताकि इनके हालात ठीक हो जाएं, या वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं? तो आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। नेशन स्टेट्स अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करती हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो रिलीजन का, वैल्यूज़ का, कल्चर का ख्याल नहीं करते, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर द मैक्सिमम एंड द बेस्ट आउटपुट फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर नेशन स्टेट। और इनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं। ये डिफरेंसेस जो नेशन स्टेट्स के अंदर हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट के हवाले से या पॉलिसी के हवाले से नहीं है, कल्चरली भी इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। देख लिया। फिर आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी इग्नोर कर दिया बिल्कुल ही। इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में भी, और मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के दरमियान में भी, डिफरेंट कल्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये हालात हैं कि
पाकिस्तान के अंदर जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा होता है तो उसके अंदर जो सजावट की चीज़ें लग रही होती हैं या उसके अंदर जो चीज़ें बन रहे होते हैं वो चाइना से बन के आ रही होती हैं, जो कि एक एथियस्ट गॉडलेस कंट्री है। तो और अमेरिका से बन के आ रही होती हैं चीज़ें जो कि क्रिश्चियंस हैं वहाँ पे, लेकिन कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है कि तस्बीहें और जाय नमाज़ें वो आपको इंडिया से भी हिंदू रिलीजन के लोग या चाइना से या जापान से या अमेरिका से वो आपको बना के बेच रहे हैं। तो ये ऐसे आपस में इंटरेक्शंस हैं जो कि इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, तो आपने इनको भी इग्नोर कर दिया। और फिर जो इनके दरमियान में पीसफुल इंटरेक्शंस हैं वो भी आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और जो आपने पॉलिसी के बारे में बताई चीज़ें वो भी कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगी थी जो जिनको आप मतलब एक स्टेट इसको अपना सकती है, क्योंकि आपने स्टेट को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश कर दिया उसकी वैल्यू को ही। तो ये बहुत यानी एक उस तरीके से ये पॉलिसी फॉलो करने के लिए स्टेट्स के पास उस तरीके से एक अच्छी प्रेस्क्रिप्शन नहीं आई। एडवर्ड सईद ने इसके ऊपर, एडवर्ड सईद पैलेस्टीनियन इजिप्शियन स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के प्रोफेसर हैं, बहुत मशहूर इनकी एक ओरिएंटलिज्म किताब भी है और बहुत अच्छी इनकी क्रिटिक है वेस्टर्न जो एटीट्यूड्स हैं उनके हवाले से। तो उन्होंने कहा था ये इट्स नॉट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इट्स अ क्लैश ऑफ इग्नोरेंस, कि ये जहालत की बात आपने की और जहालत के आपस में जहाँ जहाँ जहालत आपस में टकराती है तो आप कह रहे हैं कि सिविलाइजेशंस टकरा रही हैं। आपने 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में और आपने उन सबको लेबल कर दिया है कि ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुखालिफ हैं और इनको यहाँ से भगाओ या इनको एसिमिलेट करो या इनको नुकसान पहुंचाओ या इनको कमज़ोर करो और जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है इनको आप यानी इनको करने की कोशिश करो, नुकसान पहुंचाओ। तो ये कोई इग्नोरेंस वाली बात आपने बिल्कुल की है, इसका कोई आजकल के दौर में तो इसका कोई जवाब नहीं बनता। फिर एडवर्ड सईद ने कहा कि ये ओरिएंटलिस्ट थीसिस है। ओरिएंटलिज्म एक एडवर्ड सईद ने इसी पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, वैसे भी एक क्रिटिक होती है वेस्ट के ऊपर कि ओरिएंटल एक थॉट है कि वेस्ट जो है अपने आप को बेहतर समझता है और अपने आप को ज़्यादा एनलाइटेंड, मॉडरेट और यानी रैशनल समझता है, और बाकी जो मुल्क हैं ख़ास तौर पे उसमें जो ईस्ट है और मुसलमान जो उनको ओरिएंटल के कह के ये पुकारा जाता है कि ये लोग ज़रा थोड़े पीछे हैं, इनमें अभी वो वाली डेवलपमेंट नहीं है, इनमें इतनी अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, इनकी वैल्यूज़ हमारे से इन्फीरियर हैं तो हम सुपीरियर हैं। तो उसने कहा कि ये ओरिएंटलिस्ट थीसिस है और इसके अंदर ओरिएंटलिज्म के अंदर फियर का एक फैक्टर भी आता है कि ये अदरिंग वाली चीज़ हमेशा से वेस्ट ने यानी कि रखी है। तो एडवर्ड सईद के मुताबिक ये थीसिस एक ओरिएंटलिज्म की ही ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ पेश की गई है, इसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, ये एक पुरानी बात को नए तरीके से दोहरा दिया गया है। फिर इसमें अदरिंग के मैंने आपको बता दिया और एक एलिटिस्ट ओरिएंटेशन इसके अंदर है। एलिटिस्ट ओरिएंटेशन का मतलब ये है, अमर्त्य सेन एक इंडियन ऑथर है, उन्होंने भी इस पे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आपने ये इग्नोर कर दिया कि जो आम लोग होते हैं वो अपने कामों में मशगूल होते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, वो अपने ऑफिस जाते हैं, वो अपनी जॉब करते हैं, वापस आते हैं बच्चों को लेके और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने सोशल सर्कल के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपने एक ऐसी थीसिस पेश कर दी है जिसमें आपने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को कह दिया है कि ये सारे के सारे हमारे खिलाफ लड़ाई पे तुले हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, आम लोग जिस काम में तो नहीं लगे हुए होते हैं, ये तो एलीट्स होती हैं जो आपस में लड़ाइयाँ कर रही होती हैं। एक तरफ उसामा बिन लादेन है जो कि एक रॉयल फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी फैमिली के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएस के अंदर भी और बाकी मुल्कों के अंदर भी और सऊदीया के अंदर भी, और उसको एकदम ख्याल आ जाता है कि अब मैंने जिहाद करना है और अब मैंने दुनिया को तब्दील करना है। तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ एन एलीट। और दूसरी तरफ कौन से एलीट्स हैं, जो यूएस के जो एलीट्स डिसीजन मेकर्स हैं, तो ये उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, ये स्टेट्स की आपस की लड़ाइयाँ हैं। और आपने आम लोगों को बीच में घुसा दिया है कि ये सारे के सारे जितने ईसाई हैं वो सारे के सारे दुश्मन हैं सारे के सारे मुसलमानों के। तो वो आम लोग बेचारे इस काम में नहीं होते, वो एक घर होता है, ईसाइयों का घर होता है, उसके साथ ही मुसलमानों का घर होता है, तो वो दोनों अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं, अपने अपने ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको क्या इस चीज़ की गर्ज होती है कि हमने एक दूसरे को लड़ाई करनी है, मारना पीटना है। फिर मोनोलिथिक कंसेप्शन है। मोनोलिथिक कंसेप्शन भी किसी हद तक आप इसको, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि आपने जो डिफरेंसेस हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और आपने पूरे का पूरा एक ही बोरी में पैक करके तमाम ममालिक को, आपने टर्की, कैरेबियन सारे डिफरेंसेस को हटा दिया और सबको एक ही गलाफ चढ़ा के आपने कह दिया कि ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं।
और सिलेक्टिव परसेप्शन के हिस्ट्री को ओवर जनरलाइज किया गया है। हिस्ट्री में आपने कहा कि जी ईसाई और मुसलमान आपस में मुखालिफ रहे हैं, या जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुखालिफ रही है। तो ये सिलेक्टिव आपने इवेंट्स को उठाया है और आपने पूरा जो ओवरऑल एक ओवरव्यू था उसको नहीं देखा। तो ये एक जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये थीसिस को मैंने आपको बताया कि क्रिटिक आप देखें कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है और ये एकेडमिक नेचर की क्रिटिक है। तो ये इस थीसिस को पजीराई उस तरीके से नहीं मिली जितना ये फेमस हुआ था। तो बुक बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एक बेस्ट सेलिंग बुक थी और बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी था, बहुत ज़्यादा इसके रेफरेंसेस भी आपको मिलते हैं। तो अदरवाइज ये कोई उस तरीके से एक नई जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई नया स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म है या इस तरीके से है, तो ये वो उस तरीके से कोई नई चीज़ नहीं दे सकी। हाँ, वर्ल्ड वॉर अगेन सॉरी भूल जाता हूँ मैं, जो वॉर ऑन टेरर जब स्टार्ट हुई थी तो उसकी वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें मुसलमानों का एक खास टारगेट बन गया था कि जो जहाँ पे भी टेररिज्म हो रहा है वो मुसलमानों के साथ एसोसिएट हो गया था। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका, और जो एलाइज थे वो ज़्यादातर यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के थे और अमेरिका के एलाइज थे। लेकिन अगेन उसमें भी आपको क्लियरली चीज़ें नज़र आती हैं कि देखिए यूएस के साथ सऊदीया भी था उस सारे मामलात में, और यूएस का साथ चाइना ने भी दिया था वॉर ऑन टेरर पे। चाइनीज़ बेसिस यूज़ हुई थी हांगकांग के अंदर, जो यूएस के जहाज़ थे वो वहाँ पे रीफ्यूलिंग की उनको इजाज़त दी गई थी। और इसी तरह वॉर ऑन टेरर पे तकरीबन सारे जो ममालिक थे उसमें जो यूएस का उन्होंने काफ़ी हद तक साथ दिया था, पाकिस्तान ने काफ़ी साथ दिया था और इंडिया ने भी उन एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस तो सच में 9/11 के बाद भी नज़र नहीं आता, ऑल्दो कि ये काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन मीडिया के अंदर और मुसलमानों के खिलाफ ये सारी चीज़ें की ज़रूर गई, लेकिन अभी आप उसको देखते हो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। अभी जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाली बात है वो पीछे हो गई है और क्लैश ऑफ सुपर पावर्स अगेन एक जो है वो पॉलिटिक्स अगेन आ रही है, बल्कि आ चुकी है, क्योंकि दो सुपर पावर्स आपस में अगेन जो है उनकी वो दे आर हेड टू हेड। तो उसकी वजह से ये एक नया यानी एक बन रहा है। और वो क्या है, वो यूएस और चाइना के आपस के रिलेशंस हैं जो कि इस वक्त कोई बहुत अच्छे हालात उनके हमें नज़र नहीं आ रहे। उसके अंदर ट्रेड वॉर भी है, उसके अंदर ताइवान के इश्यूज भी हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा ब्रॉडली हम देख लें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो एक अगर रियलिज्म की अगर बात करते हैं तो रियलिज्म अगेन बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है, अनार्की की बात करता है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी की बात करता है कि जो भी स्टेट्स होती हैं वो कोशिश यही करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर कर सकें ताकि उनका सर्वाइवल इंश्योर हो सके, ख़ास तौर पे जब उनके साथ कोई दूसरा कंपेटिटर होता है। तो जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो पीयर कंपेटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करती, और इसी वजह से जब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता राइज होना शुरू किया तो एक ख़ास हद तक यूएस ने उसको सपोर्ट किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसको शामिल किया, उसका मेंबर बनाया 2002 में। लेकिन जैसे जैसे ये चाइना का राइज ज़्यादा होता गया तो एट द एंड ऑफ द डे यूएस को रियलाइज़ हुआ दैट चाइना इज़ बिकमिंग अनदर कंपेटिटर and they must stop the rise of China. Otherwise, in a short time, China will be able to overtake US as a superpower in the world. So ये pivot to Asia की एक पॉलिसी अनाउंस की गई हिलरी क्लिंटन की जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ओबामा के दौर में, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में 2011 में गालबन। तो ये पिवट टू एशिया वाली जो है ये चीज़ इस तरह थी कि अब यूरोप से अमेरिका ने अपनी जो फोकस था उसको कम करके और एशिया में और एशिया पैसिफिक, और इसको यूरोप अब खासतौर पे अमेरिकन जो स्कॉलर्स हैं वो उसको इंडो पैसिफिक का नाम देते हैं, यानी ये इंडिया के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो वो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की तरफ उनका टिल्ट जो है वो इसी वजह से था ताकि यहाँ पे जो पावर का जो एक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है उसको दोबारा एक तरह से रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि चाइना अब इन्फ्लुएंस उसका बढ़ता जा रहा है और यूएस डिसाइडेड टू काउंटर दैट इन्फ्लुएंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूएस सुप्रीमेसी। तो ये रियलिज्म इसको ये कहता है कि ये पहली चीज़ इसमें इन्वॉल्व है नेशन स्टेट्स जिनका इंटरेस्ट आपस में क्लैश हो रहा है, वो सुपर पावर्स हैं और सुपर पावर्स पीयर कंपेटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करती, और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ इसके अंदर वो भी शामिल है।
लिबरलिज्म इसके बारे में क्या बात करता है? लिबरलिज्म कहता है कि ठीक है, स्टेट्स की एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन बात ये भी है कि देखें इनके आपस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप जब ये बात करते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो लिबरल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आप मिसाल लें, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कहते हैं कि कोल्ड वॉर नहीं होगी यूएस और चाइना के दरमियान में, तो एक मिसाल ये दी जाती है कि जब यूएस की राइवलरी या यूएस की कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया के खिलाफ, तो रशिया की इकोनॉमी एट इट्स पीक वाज 45% ऑफ यूएस इकोनॉमी। यानी कभी भी रशिया की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के आधे के बराबर भी नहीं आ सकी, इवन एट इट्स पीक लेवल। लेकिन अगर आप बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी के, तो वो यूएस के एट पार है, लेकिन फैक्टर यहाँ पे ये है कि दोनों इकोनॉमीज आपस में कंप्लीटली इंटीग्रेटेड हैं। बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है दोनों इकोनॉमीज के दरमियान में। और अगर ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो रैशनल स्टेट्स हैं, क्योंकि तो ये स्टेट्स जो हैं अगर वो इस इंटरडिपेंडेंस को कम करने की बात करेंगे, तो उसकी वजह से फिर इनकी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बिकॉज स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, दे वुड नॉट गो फॉर दैट हार्म टू देयर इकोनॉमीज। तो इसलिए लिबरल्स ये कहते हैं कि इट्स पॉसिबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। You can cooperate because US and China have different issues such as trade war. So liberalism says that the trade war is obviously a reality between US and China, but you have an institution, World Trade Organization. You can bring your issues there and you can solve them at World Trade Organization's forum. इसी तरह liberalism ये भी कहता है कि आपके पास institutions हैं such as United Nations, and you can resolve your disputes and issues at institutional level. So liberalism इसके अंदर एक ट्रेड की इंटरडिपेंडेंस की बात करता है, दूसरा इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है कि आपस में म्यूचुअल बेनिफिट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। द नीड इज टू इंटीग्रेट more and to focus on resolving issues at institutional level, at international level. कंस्ट्रक्टिविज्म इसके बारे में क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ये जो राइवलरी है, इसके पीछे ना इकोनॉमी है, ना इसके पीछे बैलेंस ऑफ पावर है, इसके पीछे आइडियाज हैं और नॉर्म्स हैं और वैल्यूज हैं जो कि आपस में क्लैश कर रही हैं। और ख़ास तौर पे आइडेंटिटी का एक मैटर है इसके अंदर। आइडेंटिटी किस तरीके से कि यूएस अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज ए सुपर पावर। वो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई और उसको चैलेंज करे। सो इसकी आइडेंटिटी ये बन चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि वो सुपर पावर है, वो सोल सुपर पावर है, और उसको आदत हो गई है एक तरह से, उसने अपनी शनाख्त यही बना ली है कि जब भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम होगा तो यूएस उसको सॉल्व करेगा। जहाँ पे भी जरूरत होगी यूएस वहाँ पे हेल्प करेगा, और जहाँ पे भी किसी को सीधा करना होगा तो यूएस वहाँ पे सीधा करेगा। तो यूएस ने एक अपनी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली है। अब उस आइडेंटिटी को थ्रेट हो रहा है चाइना की तरफ से। दूसरी तरफ चाइना की आइडेंटिटी क्या है? हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो चाइना ये कहता है कि वी आर अ नेशन हु हैव फेस्ड सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ वेस्टर्न पावर्स, कि हमारे पूरे से 100 साल तक हमें दबाए रखा गया है, हमारे साथ जुल्म किए गए हैं, हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई हैं। तो अब हमने इस चीज़ को अब दोबारा नहीं होने देना। यानी उनका एक जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से उनकी आइडेंटिटी ये शेप हुई है कि हमने पहली चीज़ अपने आप के साथ जुल्म नहीं होने देना। हमारी मिडिल किंगडम हुआ करती थी चाइना, एज अ चाइनीज यूज्ड टू से दैट चाइना इज द मिडिल किंगडम एट अर्थ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन सबसे बेस्ट है, हमारी जो कंट्री है वो सबसे बेस्ट है, हमारी स्टेट सबसे बेस्ट है। हम तो ये पीछे 100 साल में सिर्फ नीचे गए हैं, उससे पहले तो हम बहुत ऊपर हुआ करते थे। तो हमारी दोबारा वही आइडेंटिटी हमने एक हासिल करनी है। और ये जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हमने फेस की है, इसको भी हमने इसको एक तरह से इसका बदला तो नहीं लेना, लेकिन इसकी रेमेडी ज़रूर करनी है कि जो हमारा असल मुकाम है एट इंटरनेशनल लेवल इन द नेशंस, वो हमें दोबारा हासिल होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि अब हमारी क्योंकि इकॉनमी बेहतर हो रही है और हम दुनिया में बहुत ज़्यादा हमारे एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से एक आइडेंटिटी उनकी भी शेप होती हुई नज़र आती है आपको, कि वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं कि अब हम भी पावरफुल हैं और अब हम भी चीज़ों को देखेंगे, हम भी चीज़ों को करेंगे, और दुनिया को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी यहाँ पे दो डिफरेंट आइडेंटिटीज आपस में फिर क्लैश हो रहा है उनका और इसकी वजह से डिफरेंट परसेप्शंस फिर डेवलप होती हैं।
चाइना की परसेप्शन यूएस के हवाले से क्या होगी कि वो मुझे रोकना चाहता है जो मेरी असल शनाख्त है उसको हासिल करने से, और यूएस की परसेप्शन क्या होगी, ये मिस परसेप्शन क्या होगी कि चाइना असल में जो है वो मेरे खिलाफ है, वो मेरी पावर हासिल करना चाहता है या मेरी जगह लेना चाहता है, उसका मकसद अपने लोगों की भलाई या रीजन की भलाई या दुनिया की भलाई नहीं है। इसमें जो रिलेशंस का जो इवेंट्स हैं वो आपने खुद देख लेने हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है जो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो आपको बड़े इजीली समझ आ सकते हैं। इनको थोड़ा-सा आपने याद कर लेना है कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुई उनके दरमियान में, अर्ली किस तरह पीरियड था, फिर उसके बाद में 1971 में किस तरीके से आपस में देतौंद कैसे हुआ उनका, और अभी जो इस वक़्त के रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक भी हैं, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के हवाले से भी हैं। इसको शायद हम इसको एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टॉपिक के तौर पे शायद इसको करें, बट इसमें जो चीज़ें थोड़ी-सी हैं समझने वाली वो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये एक मैप है चाइना का जो साउथ चाइना सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं इसमें फ़ोल्डर के अंदर, उसमें बड़े तकरीबन चाइना और यूएस की जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे कवर किए हुए हैं उसके अंदर, और वो मेरे अपने पर्सनल नोट्स थे। तो उसमें आपने इस चीज़ को एक डिटेल में पढ़ लेना है, काफ़ी लंबे उसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं। तो जो साउथ चाइना सी है बेसिकली उसके डिफरेंट उसके आसपास के ममालिक हैं जिनके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। अब उस डिस्प्यूट के अंदर यूएस का एक खास इन्वॉल्वमेंट है, और यूएस भी उसके अंदर अपने आप को एक पार्टी के तौर पे समझता है। उसकी 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो साउथ चाइना सी है, ये इसके अंदर से यूएस की बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर जो सी लेन्स हैं वहाँ से तकरीबन 25% दुनिया की ट्रेड यहाँ से गुजर के आती और जाती है। उसकी वजह यह है कि चाइना यहाँ पे है, तो चाइना से निकल के जो ट्रेड जाती है और चाइना से चाइना की तरफ जो आती है वो, और फिर यूएस और चाइना के दरमियान में, यूएस और ताइवान के दरमियान में, यूएस और इवन इंडिया के दरमियान में, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, इनके दरमियान में ये ट्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो 25% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की ट्रेड साउथ चाइना सी से लेन्स में से हो के गुजरती है। अब इसमें सिर्फ चाइना नहीं है, ज़ाहिर है चाइना के साथ दूसरे मुल्क भी हैं। एक तो ताइवान है जिसका इशू बहुत ज़्यादा एक फ्लैश पॉइंट है यूएस और चाइना के दरमियान में, लेकिन जो चाइना के इसके अलावा इश्यूज़ हैं वो ये एक लाइन है जिसको 9 डैश लाइन चाइना कहता है। और वो 9 डैश लाइन ये है कि चाइना का एक हिस्टोरिकल क्लेम है इस साउथ चाइना सी के ऊपर। वो ये कहता है कि हमारी जो हमने एक्सप्लोर किया था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने इस सारे सी को एक्सप्लोर किया था, और यहाँ पे जितने जजीरे थे वहाँ पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बनाई थी, और वो इसको यानी एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है। ये जो बाकी ममालिक हैं, फिलीपींस वगैरह, मलेशिया वगैरह, हिस्टोरिकली इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, इन पे हमेशा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस रहा है, सो हम इनको क्लेम करते हैं और ये हमारे हैं। दूसरी तरफ जो फिलीपींस है, ब्रुनाई है, मलेशिया है और वियतनाम है, ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो इसमें आइलैंड्स हैं कुछ चाइना के हैं, कुछ हमने आबाद किए हुए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चाइना कहता है कि ये जो साउथ चाइना सी है ये हमारा एक्सक्लूसिव इसके ऊपर राइट्स हैं, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो बनते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं फ्रॉम द शोर ऑफ अ कंट्री, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सीज UNCLOS के तहत बनते हैं, तो वो मिलने चाहिए हमें। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, वो मैं आपको नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है इसके ऊपर, हम UNCLOS को नहीं मानते। और इसके अंदर एक आर्बिट्रेशन अदालत ने फैसला भी चाइना के खिलाफ दिया हुआ है, जिसमें जो बाकी ममालिक हैं उनको इसमें फतह हुई थी इस केस में, कि उसमें जज ने ये रूल किया था कि जो चाइना का क्लेम है वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, और UNCLOS के तहत ही इसको ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको मिलना चाहिए दूसरे ममालिक को। तो इसमें जो मेन आइलैंड्स हैं वो एक पैरासल आइलैंड्स, ये एक जजीरे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, इसको पैरासल आइलैंड्स और दूसरे स्प्रेटले आइलैंड्स,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो फ़िलीपींस के पास हैं और कुछ ऐसे हैं जो चाइना के पास हैं, और चाइना ने क्या किया है कि यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए हुए हैं। सो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न्स यूएस के भी हैं। यूएस ये समझता है कि अगर ये पूरे का पूरा साउथ चाइना सी चाइना के कंट्रोल में चला जाता है तो फिर चाइना का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और जो यूएस की ट्रेड हो रही है मुख्तलिफ ममालिक के साथ इन टर्म्स इन केस अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज, तो ये इसको चाइना चोक कर सकता है और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान यूएस को हो सकता है। सो यूएस फिर क्या करता है, यूएस एक के इंटरनेशनल लॉ के तहत ये जो वाटर्स हैं ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और हम चाइना का क्लेम नहीं मानते। तो इस पे कई दफ़ा थोड़ी बहुत इन पे हालात ख़राब होते हैं, लेकिन अभी तक क्लैश की सूरत हाल सामने नहीं आई। अब इस इशू के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है। तो एक तो आपने इन मुल्कों के नाम याद करने हैं, ये मैप आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और 9 डैश लाइन का आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आपने ड्रॉ करनी है। और साथ में आप ये पैरासल आइलैंड्स, स्प्रैटले आइलैंड्स और ये स्कारब्रो शॉल भी एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे कि ये किस तरीके से है। अब एक चीज़ आप ये जान लें कि ताइवान और चाइना का जो इस मामले में क्लेम है वो सेम है। इवन दो कि चाइना और ताइवान आपस में उनकी राइवलरी है, उनका आपस में एक यानी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट ये जो 9 डैश लाइन है और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की जो यानी स्टांस है चाइना का, ताइवान भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ताइवान कहता है कि ये हमारे हैं, क्योंकि हम चाइना, असल चाइना यानी ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, although it's not recognized by United Nations या ज़्यादातर जो ममालिक हैं दुनिया में, बट ताइवान स्टिल सेज कि हम असल में चाइना असल में हम हैं। और आपको शायद पता होगा कि ताइवान ही असल में यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था, यानी वीटो पावर ताइवान के पास थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास नहीं थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी। 1971 के अंदर जब यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स आपस में बहाल हुए और देतौंत हुआ, तो उसके बाद फिर यूएस की कोशिश से चाइना को वो सीट यूनाइटेड नेशंस के अंदर मिली और वीटो पावर उसके बाद चाइना को मिली। 71 से पहले ये जो वीटो पावर थी ये ताइवान के पास थी, और ताइवान को ही कंसिडर किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना, हिस्टोरिकल चाइना को जो यानी रिप्रेजेंट करता था वो ताइवान करता था। ताइवान के अंदर जो हुकूमत उस वक्त बनी थी 1949 के अंदर, वो चियांग काई शेक की हुकूमत बनी थी, ही वाज अ नेशनलिस्ट। और चाइना के अंदर जो हुकूमत बनी थी वो माओ जेडोंग की हुकूमत बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत चाइना में बनी थी। तो ये उस वक्त से इनका आपस में क्लैश चल रहा है। इसमें डिफरेंट फ्लैश पॉइंट्स आते रहते हैं। नैन्सी पेलोसी का विजिट ताइवान का इसके अंदर एक बहुत इशू बना था, जिसके बाद चाइना ने बहुत ज़्यादा मशकें की थी ताइवान के आसपास, वॉर गेम्स काफ़ी ज़्यादा की थी। और अभी भी चाइना इस चीज़ को कहता है, क्लेम करता है कि ताइवान इज़ आर इंटीग्रल पार्ट, इट्स आर यानी इट्स अ चाइनीज प्रोविंस। तो हमने इसको एट द एंड ऑफ द डे हमने इसको हासिल करना ही करना है। सो वन चाइना पॉलिसी चाइना इन टर्म्स ऑफ ताइवान रखता है, और इसमें वन चाइना पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट की गई है यूएस की तरफ से भी। सो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का एक प्रिंसिपल है। यूएस कहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर चाइना ने बाय फोर्स ताइवान को करने की कोशिश की, कैप्चर करने की कोशिश की, तो फिर हम ताइवान की हेल्प करेंगे। और इसको पहले तो यानी क्लियरली नहीं कहा जाता था, लेकिन जोसेफ बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली मेंशन किया है एक दो दफ़ा कि हाँ, अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो यूएस बाय फोर्स इस चीज़ को रिपेल करने की कोशिश करेगा और चाइना की सपोर्ट करेगा। तो एक ये जो एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी का है कि एक तरफ तो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर आपने अटैक नहीं करना, अगर आप अटैक करेंगे तो फिर हम ताइवान की सपोर्ट करेंगे। सो यूएस ताइवान रिलेशंस जो हैं वो 1979 के बाद डायरेक्टली ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यूएस ने कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ताइवान को कहा कि हम आपकी डिफेंस की नीड्स को पूरा करेंगे, आपको अगर थ्रेट होगा तो उसमें फिर यूएस आपकी सपोर्ट करेगा।
तो ये ताइवान का इशू जो है वो काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी यूएस रशिया को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये आपने खुद देख लेना है, कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर की जो चीज़ें हैं, और जो अभी के हैं उसमें हम थोड़ा सा यूक्रेन वॉर, और यूक्रेन वॉर में थोड़ा सा समझने वाली जो चीज़ें हैं, रियलिज्म और लिबरलिज्म को, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश है, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये चीज़ें आपने खुद देख लेनी है नोट्स को पढ़ के। जी, क्वेश्चंस अगर आपके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी है, ये रियलिज्म यानी जो मेन थ्योरी है, इस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी इशू पर? नहीं, ये रियलिज्म की थ्योरी बेसिकली नहीं है। मतलब आप इसको एज अ कंप्लीटली रियलिस्ट थ्योरी इसलिए नहीं कह सकते कि रियलिज्म की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग असम्पशन ये है कि स्टेट्स की एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल अरीना में। तो आप उसको जब चेंज करेंगे तो रियलिज्म के स्कोप से तो बात बाहर निकल जाती है ना। तो इसलिए फिर आप इसको रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से कोट नहीं करेंगे। हाँ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मतलब स्टैंस तो नहीं है ना, ये सैमुअल पी हंटिंगटन का थीसिस है। तो अगर आप आपस में इश्यूज हैं कुछ हिस्टोरिकली, आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है चाइना और यूएस की राइवलरी का, तो आप उसके अंदर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का, कन्फ्यूशन वर्सेस वेस्ट की उसमें मेंशन कर सकते हैं कि देखिए सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये कहा था। यू डोंट हैव टू एग्री विद दैट, बट यू कैन मेंशन कि ये इस तरीके से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का भी जो आइडिया है वो भी इसी तरीके से एक बात करता है। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि जब आप बात ये कर रहे होंगे तो आपने बात अपने से नहीं करनी, आपने आइडिया के ही पर्सपेक्टिव से अपनी वहाँ पे डिटेल देनी है। ओके सर। सर सर, जो ये आपने टॉपिक तैयार किया है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का, इसके लिए आपने जो ये बुक का नाम लिया था, ये पढ़ी थी या फिर? ये पढ़ी तो नहीं थी, लेकिन ये पढ़ी है मेरे पास। मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ने की कोशिश की है, बहुत मुश्किल है, ये पढ़ी नहीं जाती। तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था, और साथ में ये देख लिया कि एडवर्ड सईद ने क्या बात की थी, जो ओरिएंटलिज्म की मेरे ख्याल में आप बात कर रहे हैं ना। जी सर। हाँ, वो बुक इसके रिलेटेड नहीं है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के रिलेटेड नहीं है। वो ओवरऑल जो एक वेस्ट का ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट है ना, वो उसको डिस्क्राइब करती है। तो पूरी मैंने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के। तो बहुत मुश्किल किताब है, बहुत ही एकेडमिक किस्म की, और लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए वो नहीं पढ़ी जाती थी। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के ऊपर उनकी क्रिटिक है एडवर्ड सईद की, वो एक डिफरेंट है। वो मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च जब की थी तो उसमें उनका एक मुझे मिला था। सर फिर ये पॉइंट्स फिर आप कहाँ से लेते हैं? खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं? कौन से वाले, जो आपको पढ़ाते हुए? जी सर ने ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये कुछ जो मेरे नोट्स हैं वहाँ से लेता हूँ मैं, और कुछ बुक से। अब ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो है वो बुक में है, किगले में भी है और हेवुड में भी है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च पेपर्स से हेल्प ली थी। तो अब वो ये चीज़ें उसमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं यहाँ पे। तो वो नोट्स जो मेरे काफ़ी डिटेल में अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ। सर ये जो क्रिटिक्स वाले जो पॉइंट्स है, ये सारे उधर से लिए हैं? क्रिटिकल जो इसके अंदर है उसमें मैंने जो लिए हैं चीज़ें, हाँ ये उसी में से लिए हैं। ख़ास तौर पे ये वाले, हाँ ये पॉइंट्स उसी से लिए हैं। फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ जो बातें आगे लिखी हुई हैं। और ये जिस तरह से ये पॉइंट्स हैं, तो ये वहाँ पे मेरे ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे फिर उनको थोड़ा ऐसे हेडिंग्स में लिख के तो आगे खुद एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो कुछ ये होता है कि आपको क्योंकि देने होते हैं तो आपने भी वो पढ़ने होते हैं, इसलिए फिर इसमें चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी होती हैं। अदरवाइज तो अगर सिर्फ पढ़ाना हो तो सिर्फ ये इस तरह के बुलेट पॉइंट्स ही हो तो बंदा उसी में से पढ़ा सकता है।
ओके सर। सर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सेम ही है जैसे मतलब कि इस्लामियात में थे? इस्लामियात में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आइडिया, है सर, टॉपिक था लेकिन हाँ थोड़ा सा। टॉपिक था, थोड़ा सा था, हाँ बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा, तो मैंने उसमें सारी पढ़ी थी, तो ये सारी सिस्टम थी, लेकिन थोड़ा आपने ना इसमें और ज्यादा क्रिटिक जो ऐड कर दी हाँ वो उसमें नहीं, क्योंकि वो आर्ट सिविलाइजेशन वो सारी उसमें ही थे। हाँ अच्छा, इस्लामियत वो के अंदर था बिल्कुल। हाँ, हम्म, इस्लाम ठीक था सर फिर। और हाँ वो सर यूएस क्योंकि हिस्ट्री का, जी, यूएस हिस्ट्री क्या बता दें कि क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी हैं? हाँ यूएस हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हैं। एक लेक्चर अभी हो चुका है उसका, एक ओरिएंटेशन लेक्चर हुआ था, लेकिन जो कंटेंट का लेक्चर है वो एक हुआ है, उसमें एंशिएंट अमेरिका हमने पढ़ा था। तो उसका कल एक लेक्चर था, और अब कल यानी एक दिन आईआर के लेक्चर होता है और एक दिन यूएस हिस्ट्री का। सर उसमें एनरोल कर देना मुझे। मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है सर। सर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का बुक मैंने पढ़ा था, लेकिन उसमें जो क्रिटिक थे, यानी क्रिटिसिज्म जितना वो तो सर उसमें नहीं था। नहीं उसमें जाहिर है वो तो फिर फिर सर ये इस तरह के पॉइंट जो है, फिर इसके लिए अलग से बुक्स को रीड करना पड़ता है या? बुक्स तो जाहिर है, देखिए बात सुने, आपने एक तो बुक्स पढ़ने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। अभी मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने बुक पूरी पढ़ी थी, तो बुक वो मुर्तजा साहब है ना जो सर सीनियर हैं पीएस में, तो वो हमारी एकेडमी में आए, उन्होंने कहा कि जी आपके पास ना बुक पढ़ी होनी चाहिए, आपको पढ़ी होना जरूरी नहीं है। तो ऐसा ही होता है, ये जो सीएसएस की तैयारी है उसमें आपकी ज्यादा तैयारी रिसर्च बेस्ड होती है। तो आप पूरी किताब पढ़ने की बजाय सिर्फ अपने मतलब की चीजें उसमें से पढ़ लेते हैं, और जो बाकी होती हैं वो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। और उससे भी बेहतर ये है कि आप एक या दो बुक्स अपनी रख लें, और अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो कोशिश करें कि आप वहाँ से इंटरनेट से अच्छी सोर्सेज से पढ़ें, और ख़ासतौर पे रिसर्च पेपर्स अगर आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो क्रिटिक जो है वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं उसमें। सर रिसर्च पेपर कहाँ से जमा करें रिसर्च पेपर? क्योंकि रिसर्च गूगल स्कॉलर पे ना तो ज्यादा अच्छे नहीं मिलते, कभी कभी वो पेड मिलते हैं या तो हाँ उसका ये सिर्फ होता है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम तो होती है, और ख़ास तौर पे जो मेरी अपनी रिसर्च जब मैं करता था, और तो उसमें ऐसा होता था कि रिसर्च पेपर आप 4 डाउनलोड करते थे, तो उसमें से एक होता था जिसमें से आधा आपके काम का होता था, और बाकी 3 या तो लो स्टैंडर्ड के होते थे या फिर वो इररेलेवेंट होते थे। तो ये यही थोड़ा सा इसमें अगर टाइम हो तो फिर आप उसको कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं ना, तो उसके आगे पीडीएफ लिख दिया करें, तो अक्सर आ जाते होते हैं उसमें ना। मसलन अगर आपने लिखा है ना कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस क्रिटिक, तो उसके आगे आप पीडीएफ भी लिख दें तो आपको रिसर्च पेपर फिर ज्यादा मिलते हैं उसमें। भाई, और सर जो ये इफ्री पे होते हैं और आईएसआई पे, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन वाले, ये समझ भी नहीं आई, मतलब कि दोबारा बताइएगा। सर जो इंटरनेशनल इस्लामिक पॉलिसी होती है हम्म, इफ्री, और जो करंट अफेयर की है वो भी मतलब हाँ ठीक होते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं होता, क्योंकि मैं एकेडमिक राइटिंग करता हूँ खुद, तो उस हम्म हवाले से। असल में आपको जो रिसर्च पेपर्स मिलते हैं ना काफ़ी सारे, आपने यूनिवर्सिटीज़ के देखे होंगे। अब आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एमएस का थीसिस किस तरीके से किया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आईआर का थीसिस कर रहा है, क्या वो वाकई कोई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा? कर भी रहे होते हैं जाहिर है, लेकिन वो कई दफ़ा फिर पेड होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं जो आपको मिलते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा फिर आपको कुछ जर्नल्स हैं जो आप वीकली या 3 मंथ्स क्वार्टरली कुछ जर्नल्स हैं, उसमें अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं मुझे अब असल में काफ़ी अरसा हो गया है, वो उस तरीके से रिसर्च मैंने नहीं की, तो दोबारा मैं कुछ देख लूँगा। अगर आपके लिए अच्छी वेबसाइट्स कुछ आईआर से रिलेटेड मैं नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ना जी उसके सर, कुछ, ये कर हाँ लीजिए। मैं उसको आपको करूँगा शेयर। और सर जो मतलब कि रिसर्च जर्नल होते हैं वो किस तरफ से मिलते हैं? वो कुछ हैं जो मिल जाते हैं आपको, फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, एक या दो तो एटलीस्ट है जो मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो फिर लाइब्रेरीज, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। कुछ पेड हैं, तो इस तरह से कुछ मुख्तलिफ हैं चीज़ें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ना कुछ सोर्सेज कंपाइल करके आपको लिंक्स वगैरह सेंड करूँ कल या परसों इंशाल्लाह ना, या 2-3 दिन में मैं ये आपको करता हूँ कुछ। और जो ठीक है जर्नल अगर डाउनलोड करने वाले हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो भी फिर मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है सर। ठीक होगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक जनरल सा क्वेश्चन है राइटिंग के बारे में। जी। सर जब मैं राइटिंग स्टार्ट करते हैं एक ऐसे का लिखना स्टार्ट करे तो जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख देता हूँ तो फिर उसमें ऐसा गलती मुझे नजर आती है कि यानी मैं खुद एडिट कर सकती कि ये गलतियां हो रही हैं, हम्म। लेकिन वो गलती इंप्रूव नहीं कर सकता। तो सर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाए? ग्रामर के हवाले से आप कह रहे हैं या नहीं सर, उसको? थॉट्स के बारे में। हाँ। थॉट्स यानी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैं थॉट्स को लेकर आता हूँ ना। थॉट्स को, अच्छा अच्छा, आइडियाज, थॉट्स, ठीक है। यस सर। हम्म। तो यानी वही मुझे पता चलता है कि ये थॉट गलत है, आगे मैं हाँ, इसके एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकता कि यानी ये इसको कैसे रिप्लेस करो। अब इसका कोई शॉर्टकट तो मेरे ख्याल में नहीं है। इसमें तो यही है कि कहते हैं ना कि जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं एट द एंड ऑफ द डे वही आप चर्न आउट करते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग की सोर्सेज बहुत अच्छी होंगी तो आपका जो राइटिंग है वो भी आपकी ज़हन में खुद ब खुद फिर आप आती जाएंगी चीज़ें, आइडियाज़ भी इम्प्रूव होने लग जाते हैं और आपकी जो है ना राइटिंग पावर भी अच्छी हो जाती है। अगर आपकी इंग्लिश की लिसनिंग अच्छी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर ना डिबेट्स देखें। खासतौर पे एक IQ स्केयर का एक चैनल है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त डिबेट्स होती हैं। सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, वहाँ पे डिबेट एक पड़ी है। रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म, चाइना के हवाले से मेयर शाइमर की डिबेट और मुकेश महबूबानी एक हैं सिंगापुरियन, उनकी एक पड़ी हुई है। तो ये आप डिबेट्स को थोड़ा सा देखें कि उसमें आपको ना फिर पता चलता है कि कौन सा आइडिया सही है और उसके ऊपर क्रिटिक क्या है। तो वो एक स्टार कंट्रास्ट में जब चीज़ें आती हैं ना तो आपको समझने में हेल्प मिलती है। तो और दूसरा ये है कि यूट्यूब के ऊपर अच्छे चैनल सब्सक्राइब करें, वॉल स्ट्रीट जर्नल, साथ में वोक्स, साथ में आपका CNN और अल जज़ीरा। ये सोर्सेज आप इस तरह की जो है ना 5-6 रखें अपने पास। और वो एक कैस्पियन रिपोर्ट तो आपको शायद पता ही होगा, काफ़ी फेमस हो गया अब। तो इस तरह की जो है ना चैनल्स को आप सुना करें ताकि आपकी थोड़ी वो एक नॉलेज भी बढ़े और आपको पता चले कि किस तरीके से चीज़ों को अगर आप बयान करते हैं तो वो अगला सुनने वाला उसको पसंद करता है। ठीक है, थैंक यू। सर ये सोर्सेज जरा रिटर्न में दे देंगे? मैं आपको मैसेज सेंड करूंगा अब 1-2-3 दिन में ज़रा इस पे लगाता हूँ एक जो है ना। और ये E.IR, ये साकिब ने बताई है, वाकई ये E.IR बहुत अच्छी सोर्स है IR के लिए। इसमें काफ़ी वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ होता है। E.IR एक अच्छी सोर्स है, मैंने भी इसको कंसल्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये फिर सेंड करूंगा 1-2-3 दिन में। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।